घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की और बात विकास की। वैसे अपने आप में विरोधाभास है। पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। आप कहेंगे पलटकर, और कह भी सकते हैं, वाजिब सवाल होगा कि विकास दरअसल इस वक्त सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों में ही हो रहा है, पर सरकार कह रही है विकास के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में कोई रियायत मिलती नहीं दिख रही है। यह बात खुद देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। पहले उनका बयान सुनवाता हूं, फिर पूरी कहानी समझाऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान का बयान सुनिए। अभी आमदनी कम है, खर्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की एक्सपेंडिचर बढ़ी है, वो करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई उसकी शॉर्टकट नहीं है। अर्थनीति को गति देने के लिए अभी जैसे हमने कहा 24,000 करोड़ रुपए के हमने एमओयू किया है, तो हम प्रधानमंत्री जी के हाथ से पत्थर रखने के बाद काम ही शुरू करेंगे। वेलफेयर एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एसेंशियल इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग, ये करना ही पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, खर्चा बढ़ने के कारण ये अभी सही समय नहीं है उस टैक्स की बारे में चर्चा करने का। तो खर्चा बढ़ गया है, आमदनी कम है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े रहेंगे और बढ़ेंगे, यानी कि इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो जो नारा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आप ही की सरकार है, कुछ तो करो सरकार। सरकार कह रही है और झेलो, अभी यह भार झेलना पड़ेगा। और आलम यह है कि बड़े बड़े शहरों के आपके सामने दाम पेश कर रहा हूं। मुंबई में 101 रुपए 52 पैसे शतक मार दिया है। पहले इक्का दुक्का जगह शतक मारा था पेट्रोल ने, अब मुंबई में 101 रुपए 52 पैसे, जयपुर 101 रुपए 88 पैसे, भोपाल 103 रुपए 45 पैसे, औरंगाबाद 102 रुपए 22 पैसे, और सबसे तकड़ा स्ट्राइक रेट, क्रिकेट की भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, श्री गंगानगर 106 रुपए 8 पैसे पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। और पेट्रोल 100 के पार है तो डीजल भी पीछे नहीं है, उसका भी जबरदस्त विकास हो रहा है। डीजल 90 पार है। मुंबई में 93 रुपए 58 पैसे, चेन्नई में 90 रुपए 92 पैसे, बेंगलुरु में 91 रुपए 41 पैसे, हैदराबाद में 93 रुपए 99 पैसे, पटना में 90 रुपए 94 पैसे, भोपाल में 94 रुपए 79 पैसे, जयपुर में 95 रुपए 10 पैसे, तिरुवनंतपुरम में 92 रुपए 63 पैसे। पिछले 13 महीने से हम एक आपदा काल, एक संक्रमण काल, एक संकट काल से गुजर रहे हैं, पर उसमें भी लहर आती जाती रहती है। पहली लहर आई, उसके बाद पिछले साल के अंत में नवंबर दिसंबर, इस साल के शुरुआत में जनवरी फरवरी, थोड़ी बहुत कोरोना ने भी राहत दी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कोई राहत देने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहत कब मिली? सरकार लगातार यह हवाला देती है, यह तर्क देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के चलते कीमतें तय होती हैं, बाजार तय करता है। लेकिन जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, 64 दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इजाफे की शुरुआत 2 मई को नतीजे आए, 4 मई से फिर से सरपट विकास करने लगा था पेट्रोल और डीजल। तो सरकार चाहे तो कम तो कर सकती है, लेकिन दाम कम नहीं किए जाते हैं।
₹25.72 का इजाफा हो चुका है पेट्रोल के दामों में पिछले 13 महीने में, ₹25.72। और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ₹23.93 हो चुकी है। और पिछले साल ऐसा नहीं है, अभी 70 के करीब, $70 पर बैरल के करीब कच्चे तेल की कीमतें हैं। 2014 में यह कीमतें $110 पर बैरल थी। उस वक्त $150 पर बैरल भी कीमतें गई थी जब यह नारा बुलंद हुआ था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। तो 26 मई का मैं आपको दाम बता रहा हूं। नई सरकार बनने के पूरे संकेत जब मिल गए थे, ताजपोशी की तैयारियां हो रही थी, 26 को ही हुई थी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें ₹71.41 थी, आज ₹95.31, ₹24 ऊपर। और डीजल के दाम थे ₹56.71, दिल्ली के बता रहा हूं, आज हैं ₹86.22, ₹30 का इजाफा। दाम $110 पर बैरल थे, अब 35% दाम कम हो चुके हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 35% ऊपर हो गए। यह देखिए कमाल का गणित है। कच्चे तेल की कीमतें 35% कम हो गई, असल कीमतें जो आप मैं हम अपनी जेब से देते हैं वो लगभग ₹35 ऊपर चले गए, 35%। और इसके पीछे वजह क्या है? पिछले साल पहली लहर के दौरान कच्चे तेल की कीमतें कम हुई थी, $30 पर बैरल तक कीमतें चली गई थी, उससे भी नीचे गई थी। पर $30 पर बैरल की कीमतें भी लगा लें तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए थे। तब बाजार ने तय नहीं किए। सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, एक मुश्त। उससे पहले 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी थी, 2 बार घटाई भी, 9 बार बढ़ाई जा चुकी थी। तो पिछले साल एक मुश्त मार्च और मई में ₹13, ₹10 था, ₹3 और एक बार बढ़ाई, तो मैं मिलाकर बता रहा हूं, ₹13 पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, ₹16 डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। और सरकार ने आपको मुझको यह तर्क दिया कि देखिए दाम नहीं बढ़ाए, वो दाम घटाए नहीं जो घट सकते थे, लेकिन अपनी आमदनी सरकार ने बढ़ा दी, सुनिश्चित कर दी। ₹13 एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी पेट्रोल पर और ₹16 डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और जहां 99,000 करोड़ रुपए सरकार 99,068, सही आंकड़ा आपको बता दूं, 2014-15 में जो सरकार के खाते में आए थे, तेल की कीमतों के चलते जो राजस्व आया, अब वो बढ़कर लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब सरकार का तर्क अपनी जगह ठीक है कि जी विकास के लिए पैसे चाहिए, तो विकास के लिए पैसे सिर्फ पेट्रोल और डीजल के विकास से ही आएंगे, और कोई जरिया नहीं है। 35 लाख करोड़ का हमारा खर्च है हर साल का इस देश का। सारे पैसे क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों से ही निकाले जाएंगे? और जो यह तर्क दिया जाता है कि सड़कें बन रही हैं, तो पहले सड़कें नहीं बन रही थी, पहले देश में कोई विकास नहीं हो रहा था, तब नारा क्यों बुलंद किया गया था? तब ये दावे, ये वादे, ये सपने क्यों दिखाए गए थे कि ₹35 प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा? आपको ध्यान होगा ना 2014 में। आज की तारीख में हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें हमसे कम क्यों हैं? उनके यहां भी तेल के कोई कुएं नहीं है, वो भी इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं पेट्रोल को, कच्चे तेल को। तो उनकी कीमतें कम क्यों हैं हमारे से? और सड़कें जहां तक बनाने की बात है, आप या मैं, कोई भी हम गाड़ी खरीदते हैं, 1 टाइम रोड टैक्स देते हैं ना, अच्छा खासा जाता है। 10-15 लाख की गाड़ी हो, 2-2.5 लाख रुपए तो 1 टाइम रोड टैक्स जाएगा। वो सड़कें बनाने के लिए ही तो है।
सड़कों पर हम जाते हैं तो टोल टैक्स देते हैं ना, टोल प्लाजा लगे हुए हैं, फास्टैग आजकल चलन हो गया है, तो वो पैसे भी तो हम दे रहे हैं। तो वन टाइम रोड टैक्स भी दें, टोल टैक्स भी दें, एक्साइज भी दें, बढ़ी हुई कीमतें भी दें। आम आदमी आज की तारीख में उसकी आमदनी भी तो कम हो रही है। सरकार को अपनी आमदनी की चिंता है, आम आदमी की आमदनी भी तो कम हो रही है ना। और इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है? कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर जो बिल है उसे देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। यह टैक्स वसूली महामारी बता रहे हैं बढ़ती कीमतों को राहुल गांधी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कब तक झेलें पेट्रोल डीजल की मार? और पेट्रोल डीजल की कमाई से ही होगा विकास। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, परखते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, ये भी अर्थव्यवस्था को समझते हैं और अर्थव्यवस्था के ही इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता जो कि अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं। बिहार में मैं राज्यों का भी खेल यहां बताने वाला हूं। एक्साइज ही नहीं, वैट ड्यूटी भी लगती है। यह जीएसटी के दायरे में नहीं है पेट्रोल। इसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल में इस पर अभी सर्वसम्मति, आम सहमति नहीं बन पाई है। मेरे साथ अजय बंसल हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। इनसे भी मैं जानना चाहूंगा, इनके खाते में भी कमाई आ रही है क्या? आम आदमी ही बलि का बकरा बन रहा है? एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ हैं। तो गोपाल बाबू, सवाल यही है, कब तक झेलें पेट्रोल डीजल की मार? लंबी झेलाई होने वाली लगता है हमें। नहीं, आपने कई सारे फैक्ट बताए और मैं उन फैक्ट्स को कहीं डिनाई नहीं कर रहा। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बिल्कुल सही हैं वो आंकड़े, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इसमें रोल है। पेट्रोल में एक्साइज और वैट लेने में स्टेट गवर्नमेंट का अपना रोल है, सेंटर का अपना रोल है, और पीछे जो सेंटर ने और स्टेट्स ने पेट्रोल डीजल के ग्लोबल प्राइस कम हुए उसके कारण जो टैक्सेशन बढ़ाया वो भी बिल्कुल ठीक है, वह फिगर्स ठीक है। अब आप क्यों कर रहे हैं यह बात है। अर्थव्यवस्था को अगर समझना है, काम करना है, तो कई चीजों को साथ में बैलेंस करना होता है सरकारों को। अगर आप कहो कि सरकार केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे और बाकी खाना राशन जो फ्री दे रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन फ्री देना है, इंसेंटिवाइज करना है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज देना है, जो पीएलआई के अंदर 2 लाख करोड़ का जो इंसेंटिव देना है, वह सब को कोई चिंता ना करो, केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो, उसकी एक्साइज कम कर दो, तो एक फैक्टर है। लेकिन सरकार कई चीजों को बैलेंस कर रही है। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह कहा है, स्पष्ट ये बात है कि जितने साफ गोई से हम कह रहे हैं, हाँ पेट्रोल डीजल में टैक्स बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू सरकार का कोविड के कारण, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण, ऐसी आपदा के कारण डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कम हुआ है, और वह अब रिवाइव हो रहा है। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है तो वह बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ेगी तो वह धीरे धीरे बढ़ेगा, तो सरकार के पास एल्बो रूम होगा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए गरीब तबकों को इन्फ्लेशन से अगर दिक्कत हो रही तो उनको और राशन पहुंचाना है। तो जो ये एक मिनट के लिए गोपाल बाबू और बातों पे भी आते हैं, आप जो ये फ्री, फिर तो ये खुलकर कहिए ना कि हम दरअसल कुछ भी फ्री नहीं दे रहे हैं। ये कान सीधा पकड़ने के बजाय आपने घुमाकर पकड़ लिया। पैसे तो हमारे ही होते हैं ना। आप कह रहे हैं जन कल्याणकारी नीति, जी 5 किलो अनाज दे दिया आपने मुफ्त में, या आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं, वो पैसा तो हमारा ही है, हम पर ही खर्च कर रहे हैं।
तो मुझ पर जो खर्च किया जा रहा है मुझसे ही वो पैसा ले लिया ना आपने। संदीप जी, आपने तो मूल बात ही कह दी। अरे इसमें क्या डाउट है, सरकारें जो चलती है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। सरकार के पास जो रिसोर्स आते हैं, एक्स से टैक्स लेते हैं, वाई को जरूरत है, तो ये तो पूरा बजट ही सरकार का चलने का मतलब ही है ये टैक्सेशन का, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जिस क्षेत्र में ज्यादा जरूरत है उस वक्त। अच्छा, तो गरीब तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करता। जो ये गैस सिलेंडर की कीमतें 225 रुपए बढ़ गई, वो तो गरीब तो इस्तेमाल नहीं करता। और ये पुरानी सरकारें तो इस्तेमाल कर ही नहीं रही थी, वो कोई जन कल्याणकारी नीति चला ही नहीं रही थी। आपको देश की अर्थव्यवस्था विपक्ष में समझ नहीं आई, अब सत्ता में आने के बाद समझ में आ रही है क्या? नहीं, देखे उस वक्त सीपीआई इन्फ्लेशन वगैरह 10% डबल डिजिट में था। आज सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1% है। तो आज के अंदर डिमांड की कमी है। उस समय की व्यवस्था जो मनमोहन सिंह जी ने जैसी सत्ता चलाई है, जिस समय की स्थिति है आज वो स्थिति है क्या? आज हम कोरोना की त्रासदी के कारण माइनस नहीं, पिछले 7 साल में तेल की कीमतें कब घटी? ग्रोथ रेट से चले। इक्का दुक्का वाकया आप बता देंगे कब घटी पिछले 7 साल में? वो 35 रुपए पेट्रोल कब आया? $30 पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें आई, इस बात को तो डिनाई नहीं करेंगे। कच्चे तेल की कीमतें गिरी तब आपने कहा था, तब आपने दावा किया था हम खुश नसीब हैं, बदनसीबों की क्या जरूरत है। हाँ, तो उस समय भी हमने इंटेलिजेंस किया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवीली इन्वेस्टमेंट किया। तब 11 किलोमीटर पर डे से रोड बनते थे यूपीए में, हमारे सामने 38 किलोमीटर पर डे। तो इन रोड्स पर टोल टैक्स नहीं लगता क्या गोपाल बाबू? अरे ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा टोल टैक्स के? कुछ ही रोड है, एक्सप्रेस हाईवे। सारे देश गाड़ियों पर वन टाइम रोड टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई भी गाड़ी खरीदो। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, कितने एयरपोर्ट्स बने, कितने जो वाटर वो सी पोर्ट्स बने, ब्रिजेस बने, टनल्स बने। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 36% अपना खर्चा बढ़ाया है। यह जो उस समय आप हर व्यवस्था परिस्थिति के हिसाब से सरकार चेंजेस कर रही है, और यह इंटेलिजेंस है। परिस्थिति अगर हम पूरी अच्छा, ये इंटेलिजेंस है, मतलब पिछले साल मार्च से मई में गोपाल बाबू, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $30 पर बैरल आ गई, तो आपने कीमतें तो घटाई नहीं, आपने 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 16 रुपए डीजल पर बढ़ाकर यह कह दिया देखिए हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, अपना राजस्व सुनिश्चित कर लिया। आई थी ना $30 पर बैरल। आप कहते हैं बाजार तय करता है, अंतरराष्ट्रीय कीमतें तय करती हैं। नहीं, आज आप संदीप जी ईज ऑफ डूइंग लिविंग और बिजनेस में, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 140 से 63वें रैंक पे पहुंचे, तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पहुंचे ना। आज घर घर में आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, मैं तो घूमता हूँ, किस तरह से मकान बना दिए लोगों ने। 2.5 लाख से जो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है, उससे कितना बड़ा बदलाव आ रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो हम कह रहे हैं कि जब परिस्थिति जिस तरह से है, उसको उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स बदलते। उस समय अगर ग्लोबल प्राइसेस कम हुए तो हमने अगर टैक्स बढ़ाया और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, तो इसको तो आपने नहीं, तो बाजार नहीं तय करता ना, तो बाजार नहीं तय करता, सरकार तय करती है। और ये जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये भी सरकारी कंपनी है, सरकार के हाथ में है दाम। तो ये बात मानिए, ये मत कहिए कि बाजार तय करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरती हैं तो कम तेल के पैसे देना हम तय आप करते हैं गोपाल बाबू। नहीं, सरकार ऑयल प्राइस में 2-3 कंपोनेंट है। एक तो ऑयल कंपनी है, ग्लोबल प्राइसेस के बेस पे वो प्राइस डिसाइड करती है। उसके बाद सेंटर का एक्साइज है, वो भी काफी है। उसके बाद स्टेट का वैट है, वो भी काफी है। तो स्टेट को जब सेंटर पूरा पैसा देता है, तो हम कह रहे हैं स्टेट अपना कम करे ना। वैक्सीन भी सेंटर फ्री प्रोवाइड करे, जीएसटी का पूरा 14% इंक्रीमेंट से हर साल कंपेंसेशन भी देते रहे। उनके लिए स्कीम्स के अंदर बहुत 42% सेंटर का जो रिसोर्स है वह भी स्टेट को ट्रांसफर करे। तो जब सेंटर के पास टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू कम हो रहा है, तो आप रिस्पांस को आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आप कह रहे हो नहीं, मैं अप्रिशिएट नहीं, मैं
वो नारा जो आपने बुलंद किया था सत्ता में आने से पहले, मतलब वो महज नारा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। उस समय इन्फ्लेशन 10% था, आज 5.1% है। अरे इन्फ्लेशन से आम आदमी को क्या लेना देना? आप आम आदमी को बताएंगे जी आप मुंबई में 101 रुपए दीजिए 1 लीटर पेट्रोल के, देखिए महंगाई दर कम कर दी है इसलिए 101 रुपए दे दो। संदीप जी, उस समय कोविड की महामारी थी क्या? उस समय कोविड की महामारी थी क्या? जब पहले 4-5 साल में जब ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी चली, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया, उसके कारण इकोनॉमी का जो ग्लोबल रिसेशन के बाद भी हम लोग इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे भारत बन गया, ग्लोबल एफडीआई कैसे? ये महामारी से पहले देखिए आप, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जानते हैं, पिछले साल जनवरी से मार्च का यानी कि 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही की बात करूं, तब हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.2% पर आ गई थी और वो उससे पहले की 7 तिमाही से लगातार 6.8% से घटते घटते 3.2% पर आ गई थी। तो हम 2020 की आखिरी तिमाही से 2 साल पहले से ही लगातार नीचे जा रहे थे। वी वर नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बयान है। अरे संदीप जी, 2014 में जब हम आए तो फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी थी भारत की, बॉटम 5 में थे हम, ब्राजील और वो सब फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में थे। और जब हम 2019 में आए तब तक हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में थे वर्ल्ड की और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रोड। हाँ, 2018 में वो था पर वो फिर नीचे गिरने लगा। ठीक है हमारे पास। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, अगर विकास करना है और संकट काल है, महामारी का युग है और कमाई नहीं हो रही है सरकार की और सरकार पर बोझ आएगा, अस्पतालों में इंतजाम करवाना है, वैक्सीन लगानी है, अनाज देना है जो दे रही है सरकार, उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। आपातकाल है, ये आपात धर्म की जरूरत है इस वक्त। संदीप जी, मेरे तो 2-3 बड़े सरल सवाल कि 2020 मार्च से पहले भी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई थी, जब तो कोई संकट काल नहीं था। तब क्यों एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ाते जा रहे थे? मैं 2020 का आपको एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की बताता हूं इन कंपैरिजन टू 2014। 2014 में प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लेती थी 9 रुपये 20 पैसे, बिल्कुल, और वो 2020 में लगभग 19 रुपये थी, मतलब डबल से भी ज्यादा। और डीजल पर 2014 में प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लेती थी 3 रुपये 46 पैसे, जो 2020 में इस आपदा काल से पहले 21 रुपये थी, 21.5 रुपये। तो तब तो कोई संकट काल नहीं और था। अब ये बढ़कर 32 रुपए हो गई हैं। अब 32 रुपये। दूसरी बात, इन्होंने कहा महंगाई तो है ही नहीं। अब पता नहीं ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, मुझे नहीं पता, पर मैं 3-4 चीजें रखना चाहता हूं। रसोई गैस की कीमत पिछले साल 621 रुपए थी, जो आज 907 रुपए। ये दाम है। पिछले साल चना दाल 70 रुपए में बिक रही थी, आज 85 रुपए प्रति किलो है। जो सरसों तेल पिछले साल 90 से 95 रुपए प्रति किलो था, वो आज 225 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पता नहीं ये क्या खाते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करें, क्योंकि इनको महंगाई नहीं लग रही। अगर मैं 1 महीने की भी महंगाई मानूं तो टमाटर नहीं, पर यहां पर जो गोपाल बाबू भी कह रहे हैं वो भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही। दरअसल वो खेल है WPI और CPI का, मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फेर में आप WPI की बात कर रहे हैं, वो CPI की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको जो उपभोक्ता दाल खरीद रहा हूं उसकी कीमत बता रहा हूं। मैं WPI CPI में जा ही नहीं रहा हूं। क्या मैंने गलत बोला कि सरसों तेल जो 90 रुपए प्रति लीटर पिछले साल मिल रहा था, वो आज 225 रुपए प्रति लीटर है? आपका कोई भी दर्शक जाके चेक कर ले। फिर मैं अब एक बहुत बढ़िया, मैंने आपके प्रोग्राम के लिए एक रिसर्च निकाली, वो मैं आपके दर्शकों को 30 सेकंड में बताना चाहता हूं। 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, उसका ऐलान होता है 26 फरवरी 2021 को। उस समय क्रूड ऑयल की रेट होती है प्रति बैरल 3,979 रुपए प्रति बैरल, भारतीय मुद्रा में मैं बात कर रहा हूं। 2 मई को जब नतीजा आए तो क्रूड ऑयल की रेट थी 4,700 रुपए प्रति बैरल, मतलब 3,979 से 4,700 बढ़ गए।
750 रुपए प्रति बैरल 26 फरवरी से 2 मई के बीच बढ़े, पर दाम बढ़े नहीं, दाम कम हो गए। इसका मतलब ये जो डायनेमिक प्राइसेस है ये प्योर धकोसला है, ये धोखा है, सरकार की मंशा ही नहीं है। तो धोखा तो सब दे रहे हैं ना, राज्य सरकारें हैं। आप धोखा कह रहे हैं, एक मिनट, उस धोखे में आप भी तो शरीक हैं। अब मैं चार राज्यों के जरा देखिए, पूरा आंकड़ा बताना जरूरी होता है। एक्साइज की बात की तो वैट भी बताना जरूरी है दर्शकों को। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पर 25% वैट है और 2 रुपए प्रति लीटर एडिशनल टैक्स आप लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। फिर महाराष्ट्र में आ जाते हैं। ये महाराष्ट्र का केस थोड़ा डिफरेंट है। वहां पर मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के लिए अलग टैक्स हैं और बाकी महाराष्ट्र के लिए अलग। 26% वैट और 10 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर एडिशनल टैक्स। ये क्यों लगा रहे हैं जी? ये 10 रुपए 12 पैसे एडिशनल टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। मेरे पास हिंदुस्तान के सब राज्यों का वैट है। हाँ। मैं आपको एक एक बताता हूं। तो आप नजीर पेश कीजिए ना। मैं कर रहा हूं ना, मैं आपको उसका भी उपाय दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट रेट है पेट्रोल की, स्टेट वैट की। 33% है पेट्रोल पर, 33% पेट्रोल पे और 23% डीजल पर, और 4.5 रुपए एडिशनल टैक्स लगता है और 1% सेस भी है। मैं पूरी डिटेल रखता हूं अपने पास। मैं एक एक बात कर लूं। कर्नाटक में अगर हम देखें तो अभी 35% वैट है पेट्रोल पर और 25% वैट है डीजल पर। अब आप अपने राज्यों की बात कीजिए ना संदीप जी। अगर आप इतने मैं आपको जनता के प्रति संवेदनशील है, वहां पर राहत दीजिए। 30 सेकेंड। हाँ। मुझे एक बात बताइए संदीप जी, मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल बॉल गेम नहीं खेलना चाहता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई हो पिछले 7 साल में, पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे बढ़ाई हो, वो कम करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट कम करेगी? नहीं तो आप पॉइंट, अगर मैं एक ही नैया में सवार है ना फिर आप। मैं नहीं आपको बताता हूं। अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो स्टेट गवर्नमेंट की वैट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अरे तो आप पहले अपना वैट कम कर दीजिए ना, आपको भी पैसे चाहिए। ये खुलकर बोल रहे हैं गोपाल बाबू, धर्मेंद्र प्रधान कि हमें, क्योंकि हमारा खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, तो हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए हम नहीं घटाएंगे पेट्रोल के दाम। खुलकर कह रहे हैं, आप भी कह दीजिए। नहीं संदीप जी, 258% जिसने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ा दी हो, 850% डीजल पे बढ़ा दी, वो कम करने की गुंजाइश वहां ज्यादा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। और मैं आपको कहता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो स्टेट वैट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पिछले 7 साल में पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया है एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे, अरे वो तो आप उनके पाले में गेंद डाल रहे हैं। मैं ये अर्थव्यवस्था समझता हूं, ये इकोनॉमिक समझता हूं। आपको स्वतः वैट घटाने से कौन रोक रहा है? मेरा सवाल ये है। संदीप जी, मैं तो आपको सीधा सा कह रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी घटा दो। नहीं, वो तो है ही, आप क्यों नहीं घटाते? ऐसे में अजय बंसल, मुझे एक चीज बताइए, आपकी भी कमाई बढ़ रही है क्या? पेट्रोल और डीजल के दाम 100 और 90 से पार जो जा रहे हैं, तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो रही है क्या अजय बंसल? सर, कमाल की बात यह है, आप शेयर करना चाहूंगा कि पिछले 4 साल से हमारी जो कमीशन या मार्जिन है वो फिक्स बिल्कुल वही मिल रहा है। 1 पैसे का भी हमारी वृद्धि नहीं हुई, जबकि हम बहुत दिनों से इसकी डिमांड कर रहे हैं। 2017 से कोई पैसा नहीं बढ़ा है। और जहां तक आपकी नॉलेज के लिए दे दूं, जब दाम बढ़ता है एक आम जनता को जो नुकसान होता है हमें नहीं होता, हमें भी उतना ही नुकसान होता है। आपको भी नुकसान हो रहा है। आम आदमी जाता है पेट्रोल पंप पे, वो तो सोचेगा अजय बंसल की तो बल्ले बल्ले हो रही है, खूब नोट छपाई हो रही होगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे नुकसान होता है। जो पेट्रोल पे था, आप जानते हैं पेट्रोल डीजल उड़ता है, पेट्रोल डीजल की इवेपोरेशन होती है। जो 80 रुपए था और हमारा मान लीजिए 1000 लीटर अंदाजन जो है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, उड़ता है, तो 80,000 रुपए कॉस्ट करता था। आज वो जब 100 रुपए को हो गया तो 1 लाख रुपए कॉस्ट कर रहा है। तो यानी कि हमारा जो है 20% नुकसान बढ़ गया है। और कोरोना काल में सेल नहीं है, टैंक में पेट्रोल डीजल पड़ा हुआ है और ज्यादा उड़ रहा है।
तो हमारा इवेपोरेशन इन दिनों गर्मियों में 1-1.5% तो मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं, मेरे दर्शकों को ये समझा रहे हैं अजय बंसल, कि दरअसल सरकार कमाई कर रही है और जो ये तेल कंपनियां हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल, ये तमाम कंपनियां, इनके मुनाफे बढ़ रहे हैं, पर आपकी जेब में कोई नया पैसा नहीं आ रहा है। 2017 में जितनी कमाई थी आज भी वही है। हाँ जी, हमारी कमीशन नहीं बढ़ी है, और ना ही कमीशन जब हमारे दाम बढ़ते हैं नहीं बढ़ती है। हमारी फिक्स कमीशन है और वो परसेंटेज में नहीं है, वो फिक्स मार्जिन है हमारा, वो चाहे कुछ भी हो। 2017 में हम बिजली के बिल जो दे रहे थे आज बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कमीशन वहीं पर ही है। तो ये हमारा जब भी दाम बढ़ता है नुकसान बढ़ता है। हम तो ये डिमांड बहुत दिनों से कर रहे हैं कि इसको जीएसटी में लाया जाए। वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश में एक ही पेट्रोल डीजल के दाम होने चाहिए, और इसको स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर तुरंत ही इसको नहीं, वहां पर तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा ना अजय बंसल। 28% लगेगा मैक्सिमम जीएसटी अगर आप लगाएंगे। यहां तो 100 में से 58 रुपए तो टैक्स दे रहे हैं मेरे जैसे लोग। अगर हम पेट्रोल भरवा रहे हैं 100 रुपए लीटर मानू, तो 58 रुपए तो वो सरकारी खाते में गए। हमने तो इसको बहुत बार अपनी डिमांड को एक अपने आंदोलन के थ्रू भी रखा कि आप इसको नई स्लैब इकट्ठा कर दीजिए, एक नई स्लैब क्रिएट कर दीजिए। नहीं, स्लैब क्रिएट ही नहीं करना चाहते ना, क्योंकि यही कमाई का जरिया है। एक दारू है, एक शराब है कमाई का जरिया। माधव, आपके राज्य में तो चलिए प्रोहिबिशन लगा रखा है, लेकिन कोरोना काल में भी सबसे पहले शराब की दुकानें खोली जाती हैं, क्योंकि वहां से राजस्व मिलता है, और यहां तेल में भी राजस्व मिलता है। और बलि का बकरा हम बन रहे हैं, हलाल हो रहे हैं रोज बरोज। निश्चित रूप से संदीप जी, जिस तरह पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा इस तरह के मुद्दे को उठाते आए हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे को। और हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से महंगाई जो है अन्य पदार्थों के प्राइसेस में भी जैसे वो वृद्धि होती है, क्योंकि अन्योन्याश्रय संबंध है। अब जो सबसे बड़ी बात है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल का कितना प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स होता है, ये एक अलग विषय है। यहां एक यूनिफॉर्म एक टैक्स रिजिम की आवश्यकता है। जीएसटी के अंदर इनको लाना ही पड़ेगा। मैं बार बार कौन रोक रहा है जीएसटी में लाने से? धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं नहीं जी, आम सहमति नहीं बन रही। क्या कांग्रेस और विपक्ष आड़े आ रहा है? मैं वही कर रहा हूं संदीप जी, मैं राजनीतिक बातें अभी नहीं कर रहा हूं। जब तक आप इसको जीएसटी के अंदर में नहीं लाएंगे। कौन नहीं ला रहा? सही कहा, सरकार, केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। आपने तमाम अन्य मुद्दों पे आपने स्टेट से संपर्क किया, स्टेट को कन्विंस किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किसकी सरकारें हैं वहां उसको छोड़ते हुए, उसी तरह आपको यहां केंद्र सरकार को लीड लेने की आवश्यकता है। आपको समझना होगा। और जो बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी ने कहा कि देश को डेवलपमेंट की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, मैं उनके बात से थोड़ा सा डिफर करता हूं। आपको सोर्स ऑफ इनकम के अलग अलग सोर्स ढूंढने होंगे। आप सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आश्रित रहेंगे तो स्वाभाविक ये सबसे आसान, दिन बढ़ता जाएगा। सबसे आसान ये इकोनॉमिक्स है। ये अजीब ये कीजिए, हमें पैसे चाहिए जी, तेल के दाम बढ़ा देंगे। मैं वही बता रहा हूं। जब आप गरीबों की बात करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करते हैं, उनको भी तो मार झेलनी पड़ती है ना। आज डीजल का प्राइस बढ़ता है तो क्या तमाम अन्य पदार्थों, सारी सब्जियों के दाम बढ़ेंगे? वो आम आदमी की जेब से ही तो जाएंगे ना पैसे। सब्जी खरीदने जाएंगे, तेल खरीदने जाएंगे। अभी भी संदीप जी, ये बहुत विडंबना है। पूरे वर्ल्ड का आप निकाल लीजिए अर्थशास्त्र का, अभी भी भारत में जितने टैक्सेस हैं किसी यूरोपियन कंट्री में इतने टैक्सेस नहीं हैं। जबकि आपने जीएसटी ला दिया, उसके बावजूद भी आप टैक्सों की श्रृंखला देखिए। अगर आपको पैसा ठीक है डेवलपमेंट के लिए चाहिए, मैं डिनाई नहीं करता हूं, भारत सरकार को पैसा चाहिए, स्टेट को भी चाहिए। आप एक नया टैक्स स्लैब लेके आइए ना। आप 28% आपको नहीं हराया, आप 35% लेके आइए, 40% लेके आइए। देखिए फिर भी महंगाई कम हो जाएगी। लोगों को जो है यहां तो 58 से 60% जा रहा है टैक्स, एक्साइज और वैट मिला लें तो। और दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गोपाल बाबू बहुत मैं इनका सम्मान करता हूं। आप वेनेजुएला का उदाहरण ले लीजिए, मैक्सिको का उदाहरण ले लीजिए, ईरान का उदाहरण ले लीजिए। ये 3-4 ऐसे कंट्री हैं जहां से क्रूड ऑयल, वेनेजुएला की इकोनॉमी क्या है हम सब लोग जानते हैं, वहां कोई लेने वाला तेल नहीं है। मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि अगर क्रूड ऑयल अगर सस्ते रेट पे अगर वेनेजुएला से खरीद सकते हैं, और वो डर्टीएस्ट क्रूड ऑयल होता है,
तो अगर देखा जाए, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ईरान से आप लेते हैं या वेनेजुएला और कोलंबिया और मेक्सिको से आप करते हैं, तो सबसे खराब जो क्रूड ऑयल होता है वो वेनेजुएला का होता है। लेकिन वेनेजुएला से भी आप खरीद सकते हैं, जहां सस्ते रेट पे खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी, ओपेक को छोड़ के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अगर हम लोग पहल करें वेनेजुएला के साथ क्रूड ऑयल लेने का, तो हो सकता है कि वहां से मुझे सस्ते रेट में जैसे क्रूड ऑयल मिल जाए। नहीं, पर जो ये एक मिनट मुझे ये बताइए माधव, ये तर्क जी बाजार तय करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। यहां पर अजय बंसल बता रहे हैं पेट्रोल डीलर्स, पेट्रोल पंप के ओनर्स, उनकी कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ। 2017 में जो कमीशन मिलता था आज भी उन्हें वही मिल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, 64 दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं होता। 2 मई को नतीजे आते हैं, 4 मई से इजाफा लगातार बदस्तूर शुरू हो जाता है। तो यह बाजार तय कर रहा है कि सरकार के हाथ में है। सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां तेल की, वो सरकारी हैं। देखिए, उसमें जो उन्होंने जो बात कही उनके बात से मैं सहमत हूं। उनका फिक्स रेट होता है, 1 लीटर पेट्रोल पे उनको कितना पैसा मिलना वो फिक्स होता है। मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं तो मैं जानता हूं 1 लीटर डीजल पे उनका फिक्स मार्जिन होता है, 2 रुपए या 1 रुपया वट एवर, वो उनका फिक्स मार्जिन होता है। उन्होंने जो बातें कही उस बात से मैं सहमत हूं, उनके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहां तक सरकार की इन्वॉल्वमेंट तो है, सरकार को जन सरोकार की योजनाएं भी चलानी है, मैं गोपाल बाबू से एकदम सहमत हूं। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपको ढूंढने ही अदर होंगे। सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और शराब, जो आपने लीकर की बात कही, सिर्फ 2 पे अगर डिपेंडेंसी रखेंगे तो यह इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी भारतवर्ष का है, वो नहीं चल पाएगा। आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल के दामों को और झेलने के लिए तैयार हैं आप? संदीप जी, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन एक आम जनता तो यही समझेगी ना कि उसके पैसे की कीमत कम हो रही है, उसकी आय कम हो रही है। उसकी सरकार निरंतर 16+4 2 महीने में इतनी बार कीमतें बढ़ा चुकी है। एक रिसोर्स बिल्डिंग भी होती है, बार बार नेशन बिल्डिंग की बात होती है, जन सरोकार की योजनाओं की बात होती है। तो जब कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे सस्ता था, तब तो हमने कीमतें कम नहीं की। तो कुछ ना कुछ तो रिसोर्स बिल्डिंग सरकार ने की होगी ना। फिर बात हुई आपदा काल की कि ये पेंडेमिक है। नहीं, आपदा काल तो है, इसको डिनाई किया जा सकता है क्या? संदीप जी, डिनाई कोई नहीं कर रहा है। आपदा काल में आप जनता पर महंगाई की बोझ डाल रहे हैं। ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो सभी चीजों की कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ रही हैं। तो कौन सा तो वो तो सरकार भी जानती है। आप जीएसटी कलेक्शन के डेटा देखिए, अब पिछले 3 महीनों से या 4 महीनों से 1 लाख करोड़ से ऊपर की कलेक्शन होने लगी, वरना वो 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ टारगेट था 1.25 लाख करोड़ का, उसके आधे में आपकी जीएसटी कलेक्शन हो रही है। तो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, इंजन है, वो तो स्टॉल कर गया था ना। संदीप जी, किसने मना किया है केंद्र सरकार को इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए? जब आप जीएसटी का लॉ लाए, जब भी आपको कोई अन्य लॉ लाना होता है, तब तो आप आम सहमति की या राज्यों की सहमति का इंतजार नहीं करते। जैसा आपने कहा, आपदा काल है, तो इस समय क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात नहीं कर सकती? बात आम जनता की है। महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो चाहे कंज्यूमर प्राइस नहीं, इंडेक्स जो ये हो। आप राज्यों की बात कर रहे हैं, देखिए मैं सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। आंध्र प्रदेश 31% वैट, 4 रुपए प्रति लीटर एडिशनल वैट लगा देते हैं, 1 रुपए प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस। यह आंध्र प्रदेश का हाल है। असम में 32.66% है। छत्तीसगढ़ का मैंने जिक्र किया। मध्य प्रदेश 33% वैट, 4.5 रुपए प्रति लीटर एडिशनल टैक्स लगाना है, 1% सेस भी लगाना है। सब राज्यों का यही हाल है। 36% वैट है राजस्थान में। वो सत्ता पक्ष के हों, बीजेपी के हों, विपक्ष के हों, सबने लगा रखा है ना। संदीप जी, सबने लगाया है तो केंद्र सरकार ने भी तो लगाया है। क्या केंद्र सरकार अपना कम नहीं कर सकती? और तो आम आदमी बिल्कुल का ख्याल किसे है? बात तो वहां आ जाती है ना। ख्याल तो करना पड़ेगा संदीप जी, और ख्याल नहीं अगर करेंगे तो फिर आप जनता के दरबार में खड़े हैं। क्योंकि जनता तो ये नहीं देख रही है ना कि कर्नाटक सरकार हम पर बोझ डाल रही है, केंद्र सरकार, सरकारें उसकी नजर में एक है। ये कोई चुनाव तो चल नहीं रहा है लगातार, लेकिन ये भी बात सही है कि जब चुनाव होते हैं तो उसी हिसाब से सरकार दामों को कंट्रोल कर लेती है। आज के दिन में जब बुआई का सीजन है, आप सिंपल बात देखें तो अगर डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे जुताई होगी? कैसे हमारे इनपुट कॉस्ट कम होंगे? और नौकरियां जा रही हैं, कोई आय सुरक्षित तो की नहीं है केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने। 23 रुपए 93 पैसे डीजल के दाम बढ़े हैं।
तो किसानों के लिए डीजल की कीमत, और डीजल और बाकी चीजों से, कोल से भी जनरेशन होती है पावर की, बिजली के दाम भी बढ़ते हैं। तो सवाल इसमें यह है सिद्धार्थ, पेट्रोल डीजल की कमाई से ही देश का विकास होगा, या ये मुश्किल वक्त है और ऐसे में हमें ये भार उठाना पड़ेगा? नहीं देखिए, अभी जो जूही सिंह जी ने कहा ना कि अभी चुनाव नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, बढ़ाए जाइए रेट, और जितना भी टैक्स आप इस समय लोगों से वसूल सकते हैं वसूलिए। जहां तक सरकार की बात है, जो सरकार में अंदर लोग बैठे हुए हैं उनका मानना है कि देखिए साहब, पेट्रोल डीजल जो है ये कार्बन एमिशन करते हैं, तो ये कार्बन टैक्स मान लीजिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे खाने से अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपकी सेहत बनेगी, तो उनका कहना है। और तीसरा वो ये कहते हैं कि साहब अगर इनसे हम रिसोर्सेज लाएं कहाँ से। देखिए ये बात पता है हमको कि पिछले 2-3 साल से इकोनॉमी चैलेंज है आपकी। जो गोपाल बाबू कह रहे थे कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, रोडें बन गई, ऐसा हुआ, देश की बड़ी तरक्की हुई, तो अगर ऐसा था तो आज ये नौबत नहीं आती कि आपको जो है पेट्रोल पे टैक्सेशन इतना ज्यादा करना पड़ा। पिछले 4-5 साल में अगर आप देखें तो कम से कम 300% जो है टैक्स ज्यादा मिला है सरकार को। हाँ, 99,068 रुपए 2014-15 में जो आया वो 3,60,000 करोड़ है। 3,35,000 करोड़ का एक फिगर दिया गया था, दरअसल वो 3,60,000 करोड़ पर जा रहा है ना? करेक्ट, मैं गलत तो आंकड़ा नहीं दे रहा सिद्धार्थ? बिल्कुल संदीप, इस साल अनुमान है कि 3,60,000 हमको पेट्रोल डीजल की जो ड्यूटीज है उससे आएगा। और एक और बात है, देखिए अगर सरकार की मजबूरी ना होती, और यहाँ पे मैं केंद्र सरकार को भी कहूंगा और राज्य सरकारों को भी कहूंगा, खासकर कांग्रेस शासित सरकारों को, अगर उनको दबाव बनाना था तो क्यों नहीं वो आगे आ गई, कम से कम सांकेतिक रूप से। मुझे ध्यान है जब ये नारा बुलंद किया गया था, 2012-13 की बात कर रहा हूं, गोवा के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर ने जीरो वैट कर दिया था, तब बीजेपी ने यूपीए सरकार पर दबाव बनाया था। दबाव बनाने के लिए ही तो अपनी सरकार के एक मुख्यमंत्री को जीरो वैट करने के लिए कहा। जी बिल्कुल, और ये देखिए ये बात लागू होती है कांग्रेस शासित सरकारों पे भी, साथ ही जो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वो भी ये इनिशिएटिव ले सकते थे, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकारों पे जो राज्य सरकार नहीं, ऐसे में जो गौरव वल्लभ कह रहे हैं सिद्धार्थ कि नहीं, एक्साइज घटाएगी सरकार, केंद्र सरकार घटा दे वैट, अपने आप घट जाएगा, क्योंकि आपस में लिंक्ड होते हैं। नहीं संदीप, आप उसका क्यों इंतजार कर रहे हैं? अगर आप इतना गरीब आदमी की इतनी चिंता है आपको, एक आम आदमी की, तो कुछ इनिशिएटिव लीजिए ना। और दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ संदीप, देखिए कहीं ना कहीं आप मार्केट ड्रिवन प्राइसेस की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आज सरकार का एक बहुत बड़ा विनिवेश कार्यक्रम भी चल रहा है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, बीपीसीएल का विनिवेश होने वाला है जी। तो भारत पेट्रोलियम को जो है इस साल आपकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह वो बिक जाए। अगर आप संदीप मार्केट ड्रिवन नहीं रखेंगे प्राइसेस, ये ठीक है कि चुनाव आता है जब छोटे समय के लिए आप प्राइसेस को जो है टेम्पर करते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं आर्टिफिशियली, बट बाय एंड लार्ज आप ये क्लेम करते हैं कि ये मार्केट ड्रिवन है पेट्रोल डीजल। तो ये बढ़ते दामों से उनकी बॉटम लाइन बढ़ेगी तो बीपीसीएल के विनिवेश में फायदा होगा। मतलब आम आदमी से उनकी बॉटम लाइन बढ़वा लो, उनकी बैलेंस शीट को अच्छा करवा दो, ये भी खेल हो रहा है क्या? नहीं संदीप, बॉटम लाइन की बात आप छोड़ दें, अगर आप मार्केट ड्रिवन नहीं रखेंगे प्राइसेस तो ये कोई विदेशी कंपनी ही आएगी जो भारत पेट्रोलियम को जो निवेश करेगी और खरीदेगी। तो अगर ऐसा आप नहीं रखेंगे या मार्केट फोर्सेस को नहीं डिटरमिन करने देंगे पेट्रोल डीजल की कीमतें, तो कोई भी इस कंपनी को खरीदने के लिए आगे नहीं आएगा। मार्केट ड्रिवन तो $30 पर बैरल जब आया था कच्चा तेल, तब ये 35-40 रुपए दाम क्यों नहीं हुए? नहीं, मैं बिल्कुल उसका जवाब देता हूं ना। उस समय क्या हुआ था, देखिए 2015-16 में जब हुआ तो उस समय आपको याद है कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा जो है हमने एक जुआ खेला, जिसको मैं कहूं अगर तो गलत नहीं होगा, तो हमने नोटबंदी की। हमें लगा कि रातों रात चीजें बदल जाएंगी, बहुत ज्यादा पैसा, मतलब सरकार का खुद का आकलन था कि 4 लाख करोड़ रुपए जो है ब्लैक मनी लोग वापस नहीं करेंगे तो वो उसके सीधे सरकार के खजाने में आ जाएगा। लेकिन वो दांव शायद काम नहीं आया। उसके बाद आप लगातार जो बात आप कह रहे थे, विकास दर तो घट ही रही है ना, और उसके बाद कोविड आ गया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए सरकार की एकदम मजबूरी है कि वो पेट्रोल। नहीं, नितिन गडकरी कहते हैं 37 किलोमीटर प्रतिदिन मैं सड़कें बना रहा हूं। कमलनाथ के समय में क्या था आंकड़ा? 14 किलोमीटर, जहां तक मुझे याद पड़ता है। नहीं, तो वो फिर हाईवे रोड्स है ना संदीप, टोल रोड्स हैं जो वो बना रहे हैं।
और वो टोल रोड आप टोल कलेक्ट कर रहे हैं वहां पे, अगर आप वो बना रहे हैं, वो कोई गांव की रोड की बात नहीं कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, वो बात कर रहे हैं टोल रोड की। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल रोड्स। तो उस पे तो टोल ले रहे हैं और वन टाइम टैक्स भी लिया जाता है। जी संदीप, और दूसरी बात, आज की डेट में एक और चीज हो रही है, जब आप रोड की बात कर रहे हैं तो आज रोड को मोनेटाइज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब दिल्ली देहरादून जो हमने ये सड़क बनाई है नेशनल हाईवे की, हम इसको किसी को बेच देंगे, एक मुश्त पैसा ले लेंगे, आप 10 साल इस रोड पे टोल कलेक्ट करिए। तो आप मोनेटाइज करके कहीं ना कहीं पैसा वहां से भी ला रहे हैं। तो हालत बेसिकली देखिए, एक मोटी बात है संदीप कि पैसा कलेक्ट करना पेट्रोल डीजल आसान एक जरिया है राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, चाहे हम माने या ना माने, और इस समय उनकी ये मजबूरी है। तो सबसे आसान तरीका पकड़ रखा है आपने गोपाल बाबू। ऑडियो उठाइए गोपाल बाबू का। बता दिया। हाँ जी, दोबारा से बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। हाँ अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। देखिए, आपने पेट्रोल डीजल के वैट और एक्साइज के कलेक्शन की फिगर्स दे दी। ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन को देखिए ना, अल्टीमेटली जो सरकार का ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें एस्टिमेट से कम हुआ है। तो और सरकार का खर्चा ज्यादा बढ़ा है। तो सरकार ने खर्चा बढ़ाया तो उसके लिए सरकार ने रिसोर्स जनरेट किए। अब आप ये बताइए कि जीएसटी में इतना बड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स रेट कम किया है हमने, मैक्सिमम 6-7 आइटम को छोड़ के जो वैट तो है। पेट्रोल को क्यों नहीं ले आते जीएसटी में? नहीं, सुनो तो सही ना, मेरी बात बता तो रहा हूं मैं तो। हाँ। आप मुझे पकड़ लेना, मुझे जी बताइए। हाँ, आप समझिए मैं खुद ही गिर रहा हूं। तो जो जीएसटी का जो आई लव यू फॉर दिस, आपकी साफ गोई का मैं कायल हूं गोपाल बाबू। तो सुन तो लो। हाँ सुनिए, सुनाइए ना। देखिए, हम सच्चाई की बात करते हैं। हाँ। वैट जीएसटी में अगर पहले 25 से 30% एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स था, हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स के सारे को जीएसटी में लाके मैक्सिमम आइटम्स को 6 आइटम को छोड़ के 18% के अंदर जीएसटी में ले आए। अब सारे इनडायरेक्ट टैक्स कम हो गए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को क्या हुआ जीएसटी के अंदर कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो पहले था हर साल उसको 14% इंक्रीमेंट से हमें देना है। तो आपने खुद ही बताया कि हमारा जो 1.25 लाख करोड़ का जीएसटी का टारगेट था वो 60,000 करोड़ का हो गया। तब भी स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन हमें देना था सेंटर को, वो हमने पिछले बार से 14% से इंक्रीमेंट करके ही दिया। तो इतनी साफ दृष्टि से आज आपने कहा कि हमने, नितिन जी ने रोड्स बनाए 37 किलोमीटर, पहले 11 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते थे। तो सेम खर्चा था क्या? खर्चे बढ़े तो पर वो तो टोल रोड की बात है ना, टोल तो लिया जा रहा है, उस पे अलग से पैसे लेंगे। सारे थोड़े टोल के, सारे टोल रोड्स नहीं है। कौन से सारे टोल रोड्स हैं? सारे थोड़े मोनेटाइज हो गए। पर एक चीज जो सिद्धार्थ ने कही, गोपाल बाबू ये बताइए, देखिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ता है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी आपने की थी। आजकल तो 2000 के नोट भी छपने बंद हो गए, 2 साल हो गए उस बात को। वो नोटबंदी से कुछ हासिल तो हुआ नहीं। आप काला धन लेकर आने वाले थे। अब हम चौकसी को पकड़ने के लिए वो प्लेन भेजते रहते हैं। वो कालाबाजारी, काला धन कितना आया, कितनों को पकड़ा, वो एनपीएस होने बंद हो गए, वो टेलीफोन पर लोन देने बंद हो गए। तो पैसा तो आ जाना चाहिए था। सारा पैसा पेट्रोल डीजल से ही आएगा। अरे जो एनपीए की बात आप कर रहे हो, आईपीसी के अंदर 4 लाख करोड़ तो 2 साल पहले हम कलेक्ट कर लिए थे बैंकों के लिए। जो नीरव मोदी और चौकसी जैसे लोग जो यूपीए के टाइम में सरकारी पैसा लेके नहीं, तो यूपीए के टाइम में जो गड़बड़ियां हुई, लोगों ने उनको दिया ना माकूल जवाब। फिर तो पैसे की किल्लत नहीं आनी चाहिए थी। 7 साल हो गए, तभी तो जिता रहे हैं हमें, तभी तो 7 साल हो गए। पैसे की तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी कि अरे पैसे की कमी है इसलिए टैक्स लगा रहे हैं। नहीं, हमने यूपी जो एनपीए के अंदर 4 लाख करोड़ से ऊपर का बैंकों का पैसा जो प्राइवेट कंपनियों ने गबन कर लिया था, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म फोन बैंकिंग के अंतर्गत राहुल गांधी जी के मित्र देते थे, उनको हमने रोक के वो पैसा तो फिर भी पैसे की किल्लत है। अरे गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड कीजिए। अब मैं क्लोज कर रहा हूं, 1 सेकंड। अब गौरव वल्लभ का भी रिस्पॉन्स चाहिए। एक चीज बता दीजिए, वो हमारे मेहुल भाई किसने बोला था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमारे प्रिय मेहुल भाई। अब आप कह रहे हैं हमने नहीं दिया। दूसरी बात बता दीजिए,
कि पिछले 2 साल में 3.25 लाख करोड़ बैंकों का फ्रॉड हुआ है और पिछले 7 साल में 5 लाख करोड़ बैंकों के साथ फ्रॉड हुआ है। और वो फ्रॉड के जेनेसिस भी आप ही के अंदर हुए। कौन फोन कर रहा था भाई साहब, किसके कहने से फ्रॉडस्टर पैसा ले लेके भाग रहे थे? तीसरी बात आपने कहा हमने बहुत रिफॉर्म किए। भाई ये आप ही का डाटा नहीं, ये 5.25 लाख करोड़ की फिगर कहां से आई गौरव वल्लभ? अरे कहां से 5 लाख करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में। 1 मिनट गौरव वल्लभ, मैंने सवाल पूछा वो गोपाल बाबू, मैं कोई सवाल नहीं छोड़ता हूं। हाँ बताइए। 5 लाख करोड़ का पिछले 7 सालों में बैंकों के साथ फ्रॉड हुआ है। ये आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। और उन 5 लाख करोड़ में से 3.25 लाख करोड़ रुपया 19-20 और 20-21 में हुआ है, जब हम कोरोना की महामारी झेल रहे थे। पता नहीं किसके कहने से बैंक फ्रॉडस्टर्स को पैसा दे रहे थे और वो भाग रहे थे। उनकी लिस्ट मैंने कई बार मांगी है। तीसरी बात कि अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है जो आपने कहा, संदीप जी, गोपाल जी ने कहा कि बहुत बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, तो 16-17 में जो जीडीपी दर 8.3% थी, वो 19-20 में कोरोना के पहले आधी से कम क्यों रह जाती है? 4% जीडीपी रेट है। नहीं, वो बात मैंने कही, पर आम आदमी को रिस्पाइट मिलेगी क्या? 20 सेकंड है। माधव, आप कमेंट देना चाह रहे थे। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम एक्चुअली। जी निश्चित रूप से सरकार को सोचने की जरूरत है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो एनपीए की आपने बात कही है, एनपीए का फायदा तो देश को मिला है निश्चित रूप से, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट बनाया है। बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है संदीप जी, बैंक डर के मारे लोगों को लोन नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थिति है आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में बैंकिंग सेक्टर में। तो इसको सरकार को देखने की जरूरत है। बहुत सारे बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है लेकिन वो लेंड करने के लिए तैयार नहीं। बैंकिंग लोन्स की बात कर रहे हैं। आलम ये ना हो जाए जिस तरह से विकास हो रहा है पेट्रोल और डीजल के दामों में कि हमें लोन लेना पड़े, ईएमआई शुरू हो जाए जी। टंकी फुल करानी है गाड़ी की तो बैंक में दरख्वास्त की जाए जी पैसे दे दो क्योंकि मुझे अपनी टंकी फुल करानी है। तो सरकार की टंकी फुल हो रही है, आम आदमी की टंकी खाली हो रही है। कहीं ना कहीं बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। कब तक झेलें पेट्रोल डीजल की मार? कुछ तो करो सरकार। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।